वाले हैं। तो अच्छा, एक मिनट क्विकली, इज देयर एनी स्पेसिफिक थिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड? ये वाली चीज हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लग रहा है जो तुम्हें नहीं समझ में आई हो? टा, 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 आ जाएंगे लोग यार। हाँ, इसीलिए तो अभी पुरानी वाली चीज बोल रहा हूँ ना, जब तक लोग आ रहे हैं तब तक कुछ ऐसा याद आ रहा है जो ऐसा कुछ हो जो तुम्हें लग रहा है जो समझ में नहीं आए हो प्रॉपरली। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करा था हमने, है ना। हमने वहां पे दो चीजों के वर्क डन देख लिए थे। वन इज एमजी का वर्क डन, ठीक है, और दूसरा हमने ऑलरेडी देख लिया था नॉर्मल फोर्स का वर्क डन। आई क्विकली जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। रिपीटेड नहीं, मतलब यहाँ वाली चीजों एक बार दिखा देता हूँ, केवल एक बार डायरेक्टली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना, जल्दी से आ जाओ फटाफट। हाँ, तो बेसिकली हमने एमजी के वर्क डन की क्या बात करी थी, क्योंकि एमजी हमेशा कॉन्स्टेंटली नीचे लग रहा होता है ना। तो हमारा ब्लॉक एमजी के डायरेक्शन में जितना नीचे जाएगा या फिर जितना ऊपर जाएगा, दो ही ऑप्शन, दो ही कंडीशन हो सकती है। या तो एमजी के डायरेक्शन में जाएगा या ऑपोजिट। अगर कहीं और भी जा रहा है तो उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन ऑलरेडी पता लग चुका है। इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो जब हम एमजी की बात करें तो इट इज कंपेरेटिवली मच सिंपलर कि हमारे पास कौन सी दो कंडीशन हो सकती है। एक हमने एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम ये वाला देखा था, फिर हमने बोला था एक प्रोजेक्टाइल वाला प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। तो हमें वहां पे सारी चीजें क्लियर हो गई थी क्या, ए से बी तक मैं एमजी के एग्जैक्टली ऑपोजिट जा रहा हूँ और बी से सी में एमजी के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बट विच डिस्प्लेसमेंट वी वर टॉकिंग अबाउट, इन द डायरेक्शन और ऑपोजिट। चालू ही है अभी, मतलब वर्क पर एनर्जी पढ़ने वाले ना आज, ऐसी बातें कर देते हैं यार। क्या, किस चीज की क्लास है? वर्क फॉर एनर्जी क्लास है ना। सुनो यार ध्यान से यार, टाइम टाइम जिंदगी में कमी है अपने पास। बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक ये इसमें किसी को कोई दिक्कत थी या कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? हाँ हाँ, इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। इसमें कंटिन्यू करेंगे, अगली वाले में करेंगे, नहीं तो सब फिर वो पीडीएफ फिर पुराना वाला मिक्स एंड मैच हो जाएगा। ठीक है। उसमें कंटिन्यू नॉट गेटिंग, इसी में ही, इसी का ही नेक्स्ट लेक्चर है बेसिकली, इसी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी का ही अगला वाला टुडेज लेक्चर इज दिस, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली जो हमने लास्ट क्लास में जहां तक हमने छोड़ा था उसका ही नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, समझना ध्यान से। हाँ, तो हमने क्या चीजें देखी इंपॉर्टेंटली, हम कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन देख रहे थे और हमने बोला था हम पहले, सबसे पहले क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंटली कि चार टाइप के फोर्सेस हमने पढ़े थे। वन, एमजी। सेकंड हमने पढ़ा था नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड हमने पढ़ा है टेंशन। चौथा पढ़ा है हमने फ्रिक्शन, है ना। तो ये हमने चार फोर्सेस पढ़े, तो सबके पहले वर्क डन हम साथ में देखते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सो वो एनर्जी। अच्छा, आ गए, सबकी आंखें खुल चुकी हैं बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। बढ़िया, आगे। ओके, गौरव से लेना, गौरव सर तुम्हारा इसका जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ही विल बी गोइंग टू टेक अनदर क्लास, जो उसमें वो रिवाइज कराने वाले हैं द सेम चीजें, एक बार वो रिवाइज कराएंगे। यस, आफ्टर दिस ही विल टेक दैट। ओके, तो अच्छा, तो हमने एक इंपॉर्टेंटली चीज दो देख ली है। थर्ड एक छोटी सी चीज है, पहले क्विकली वो देख लेते हैं, उसको हम फिर थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करेंगे। सपोज हमें फोर्स जो दिया गया है वो आईजे के फॉर्मेट में दिया गया है, क्योंकि हमने क्या बात करी थी, हमारे पास फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम उन दोनों के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट जैसा ऑपरेशन लगा रहे हैं सच दैट हमें वर्क मिले। क्यों? क्योंकि वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सो वी नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑपरेशन जो दो वेक्टर के बीच में लगे, बट इवेंचुअली, व्हाई यू नॉट राइटिंग मी, क्या लिख रहे हैं यार? अच्छा, काम की चीजें, अच्छा प्लीज, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये है, सपोज एक किसी जगह पर मेरे पास जो फोर्स लग रहा है ना, वो ये कांस्टेंट फोर्स है। कैसे पता कांस्टेंट? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट है। सपोज एक कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पार्टिकल, और वो पार्टिकल हमारा किसी दो पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। कौन से दो पॉइंट है? लेट्स से 1,2 से 3,4 पे जा रहा है, ठीक है। 2,3 लिख लो या 3,4 लिख लो, जो भी तुम्हारा मानो, 3,4 लिख लो, ठीक है। 3,4 पे जा रहा है यहाँ से। अच्छा, किसी को ये डाउट आएगा, सर
1 और 2 कहीं होते हैं, 3 और 4 कहीं होता है। मैं एक नोटेशन बता रहा हूँ ये, ठीक है। एक्चुअली अगर तुम पूछोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक दिस, समझना, इट विल बी लाइक दिस का मतलब कि अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताऊं, है ना, कि हमारा पार्टिकल यहाँ पर है विच इज 1,2, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट उसका ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, है ना, इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। और हमसे पूछा है कि वर्क डन बताओ बाय द फोर्स एफ, कुछ ऐसी वाली चीज पूछी गई, एज सिंपल इज दैट। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन, write it down quickly, find the work done by F force when particle is displaced from position A to position B. When particle is displaced from A to B. आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट हमने वेक्टर नोटेशन में दे दिया है। आई जस्ट वांट टू चेक फर्स्ट थिंग, क्या तुम्हें ये चीजें क्लियर है दैट हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या होता है। जब हम ए बी वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, जो हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं वो है 1,2, जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो 3,4। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, क्यों क्यों निकालो सर, हमें क्या जरूरत है, क्योंकि हमें वर्क डन किसी भी फोर्स का क्या पता है, एफ डॉट, अगर वो कांस्टेंट फोर्स है तो वहां पर बोलते थे डेल्टा आर। डेल्टा एस बोलो, डेल्टा आर बोलो, केवल एस बोलो, अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इट इज ऑलवेज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो अच्छा बताओ क्या होगा, क्विकली क्विकली। क्या मैथमेटिकली वेक्टर में जब हमने पढ़ा था तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद था क्या था, कि अगर हमारे पास दो अलग अलग चीजें दी गई हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। किसी को इस चीज में डाउट है क्या, कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इज देयर एनी डाउट कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? किसी को याद आ रहा है या किसी को डाउट है? दोनों चीजें बताओ फट से। एनी डाउट इन दिस? नहीं याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? वर्क डन इज आल्सो द एरिया अंडर द कर्व। अभी हम कमिंग टू दैट। अच्छा, अभी आगे वाली चीजों पे भागते नहीं है ना। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ये होता है, वो सब बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमने नोटेशन बनाया है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमें स्पेसिफिक बनाना होता है। सब्सट्रैक्शन, वेरी गुड। सो सब्सट्रैक्शन है बेसिकली, ये हमारे लिए इनिशियल वेक्टर है ये वाला। अच्छा, जिसको डाउट है एक बार क्विकली देख लो, दिस ये आर आई वेक्टर होता था इनिशियल, और ये फाइनल वेक्टर होता था हमारे पास, ये वाला वेक्टर होता था आर एफ वेक्टर। तो जस्ट रिमेंबर क्विकली दैट डेल्टा आर वेक्टर इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और हम इसको ऐसे लिखते थे, फाइनल पोजीशन वेक्टर। जब हम ये 3,4 लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था, 3 में आई कैप जा रहे हैं और 4 में जे कैप जा रहे हैं। सो इट इज नथिंग बट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सिमिलरली इनिशियल वेक्टर जब हम लिखते थे तो हम वहां पे लिखते थे आई कैप प्लस 2 जे कैप। सो हमारा प्रैक्टिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है मेरे पास यहाँ पर, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अच्छा, क्विकली किसी को याद नहीं आ रहा हो ना ये चीजें, तो एक बार बताते जाना, मैं उसको थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर मुझे ऑलरेडी गिवन है विच इज 2i प्लस 3j, एंड डेल्टा आर मुझे गिवन है 2i प्लस 2j। दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट, अब ये मत बोलना सर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमको नहीं पता। अगर दो दो वेक्टर आई जे के कैप में दिए है ना, दोनों इंडिपेंडेंटली, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 2 का हो जाएगा 4, है ना, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब जे और जे का तो हो जाएगा 6। तो कहना है सी हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 जूल। सो द पॉइंट यहाँ पर बताने का ये था कि अगर मुझे कोई एक वेक्टर आई जे के कैप में दिया गया है, दूसरा वाला वेक्टर के आई और जे कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टली दे दे। अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो हम ऐसे करेंगे। बताओ बताओ बताओ, एनी डाउट इन दिस टिल नाउ? बहुत बेसिक सी चीज है। किसी को डाउट, किसी को डाउट? यार जिसको डाउट है ना, सो क्विकली रिप्लाई इन चैट ओनली, है ना। बाकी इधर उधर क्वेश्चन आंसर में या कहीं इधर मत करना, मैं केवल चैट मैंने साइड में देख रहा हूँ मैं, है ना। सो डू ओनली रिप्लाई इन चैट। नहीं डाउट, बढ़े आगे, नोट कर लिया है? नोट कर लिया है सबने? डू 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 डू। क्या नोट करना है, ऐसे छोटा ही सा है कुछ सामने दिख ही रहा है तुम्हें। नो मतलब नो व्हाट, नो के आगे लिखना पड़ता है ना, नो दिस नो दैट। पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा, बट अगेन आई टोल्ड यू यार, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, है ना।
हाँ राइटिंग ना, ओके, लेट मी नो वंस यू आर डन राइटिंग। तब तक कहानी सुनते हैं, और बताओ जिंदगी कैसी चल रही है। यस सर, फालतू सवाल। हाँ हाँ, लिखो 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 लिखो। जिंदगी में कोई दिक्कतें परेशानी? कोई कोई दिक्कतें चल रही हो जिंदगी में तो बताओ। हॉरर स्टोरी से मतलब? पढ़ाई चल रही है क्या? तो बस बोलो कोई दिक्कतें नहीं, केवल पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा और कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। आ, लिख लिया जो लिख रहा था कोई? समन राइटिंग राइटिंग कर गया। लिख लिया ना? बढ़े आगे। ओके। अब हमें दो चीजों के वर्क डन और देखने हैं, और धीरे धीरे ना मैं वर्क एनर्जी थ्योरम धीरे धीरे से इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अभी एक टेंशन बचा है मेरे पास, फ्रिक्शन बचा है, ठीक है। उसके पहले एक थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जी की, सो दैट कि हम वहां पर थोड़ा सा बेटर फील आती जाए हमें इन टर्म्स ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट। ओके। जब हम ये बोलते हैं ना मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी। अच्छा प्लीज केवल काम की बातें रिप्लाई करनी चैट में, नो फालतू बकवास। ओके। जब हम ये बोलते हैं कि मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, 200 जूल एनर्जी है, 1000 जूल एनर्जी है, जब हम एनर्जी बोलते हैं उस एनर्जी का मतलब क्या होता है? इट इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ समथिंग फॉर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। समझना, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, मैं वो 100 जूल एनर्जी कैसे यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, दिस इज ऑन मी। क्या मैं वो एनर्जी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी में? क्या मैं उस एनर्जी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी में? अभी बहुत सारी एनर्जीज हम और पढ़ेंगे थ्रू आउट आवर फिजिक्स, बट द पॉइंट इज एनर्जी इज बेसिकली द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वो एक कोई सर्टेन काम कर सकता है, उसके पास इतनी एनर्जी है ना? अब वो क्या काम करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। गेटिंग द आइडिया? सो एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। समझना ध्यान से। हमने कौन सी एनर्जी पढ़ी है? देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। बट हमने कुछ एनर्जी जो हमने अभी नहीं पढ़ी है वो थ्रू आउट द फिजिक्स हम पढ़ते जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जैसे हीट एनर्जी क्या होती है, जैसे थर्मल एनर्जी क्या होती है। अच्छा, सुनो ध्यान से। मैं नॉर्मली एनर्जी वर्ड तुमने सुना होगा, मतलब इन नॉर्मल लैंग्वेज आल्सो वी यूज द एनर्जी वर्ड, राइट? सो एनर्जी जब हम बोलते हैं तो अच्छा, पहली चीज एनर्जी की यूनिट क्या है? समथिंग लाइक इन जूल। हम एनर्जी को मेजर किस में करते हैं? जूल। एंड एनर्जी है क्या? हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो एनर्जी, कोई अगर बोल रहा है कि मेरे पास इतनी एनर्जी है, इसका मतलब वी कैन कन्वर्ट, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे पास हीट एनर्जी आ गई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब मैंने स्विच ऑन करा मेरे पास बल्ब जला, हुआ क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से? गवर्नमेंट ने मुझे इलेक्ट्रिसिटी भेजी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। बल्ब गर्म भी होता है और वो हीट एनर्जी में भी, मतलब वो गर्म हो रहा है मतलब हीट एनर्जी हो रही है, राइट? डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी इज बेसिकली द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, अभी अपने ऐसे वैसे बोर्ड का एग्जाम नहीं है बट ठीक है, सुन लो एक बार, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, फिजिक्स में ना एज ऑफ नाउ सुन लिया करो, बट हमें ये चीजें याद नहीं रखनी है। मेजॉरिटी ऑफ द काम हमारे लिए फिजिक्स में क्या है? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दैट इज द होल आइडिया ऑफ एवरीथिंग। तो रिमेंबर दिस कि जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिए वो इंपॉर्टेंट होगी, बट बोर्ड का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि वैसे लिखना है तुम्हें, ठीक है। बट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो फील के लिए ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर दिस टर्म इज कमिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टर्म एंड हाउ टू अप्लाई इट। बट जब भी हम बात कर रहे हैं हमारे लिए होल जॉब इज कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहे हैं, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। Okay, so now you got the idea कि what is the energy? Energy is basically the internal capacity of doing work, ठीक है। कितने टाइप की एनर्जी होती है? बहुत टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है। थर्मल, हीट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत सारी एनर्जी है। यहाँ तक आइडिया समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ एनर्जीज जो है वो हमने पढ़ी हुई है। वन जो तुमने बचपन में पढ़ी है उसको धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे, सो दैट विल गेट अ बेटर आइडिया। सबने ये पढ़ा है, सबने ये सुना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। और ये भी बताया ना, गौरव सर इज गोइंग टू टेक द रिवीजन ऑफ दिस थिंग, नॉट द दिस दिस specific. After once I am done with work power energy, he'll be taking the revision of this part. Okay, half mv square, right?
सो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है यार? हाफ एम वी स्क्वायर सबने सुना हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी है और कहाँ से आई? तो पहली चीज, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? इट इज हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या है? पहली चीज हम समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स पजेस जब वो मूव हो रहा हो। अगर कोई चीज मूव नहीं हो रही है तो वो जिंदगी में कभी उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ when a particular object is moving with a certain speed v whose mass is given as m, then kinetic energy is half mv square। मतलब अगर मेरे पास ये m मास का ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसको v स्पीड से थ्रो करना है, तो इसके पास जो एनर्जी आएगी वो हाफ एम वी स्क्वायर आएगी। वो कहाँ से आएगी? एनर्जी मैं दूंगा इसको। मतलब मेरी एनर्जी, जो मेरे पास इंटरनल एनर्जी थी मेरे पास, वो मैंने एनर्जी इसको दी। मतलब क्योंकि दुनिया में हमें ये तो पता ही है कि एनर्जी कंजर्व है, तो प्रैक्टिकली मैंने एनर्जी दी। किसको दी? इस एम मास के पार्टिकल को। कितनी स्पीड से थ्रो करने के लिए? वी स्पीड से थ्रो करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जब पार्टिकल हमारा किसी सर्टेन स्पीड से मूव हो रहा होता है, देन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट पजेस। क्या काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ में आ रहा है? बिल्कुल। गेटिंग द आइडिया? बहुत बेसिक सी चीज है। दो चीजें याद रखें काइनेटिक एनर्जी के बारे में, एक एम और वी के टर्म्स में हम काइनेटिक एनर्जी ऐसे याद रखते हैं, और कई बार ना हमें मोमेंटम के टर्म्स में जरूरत पड़ती है तो हम उसको डायरेक्टली जरूरत है। इज आर पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू इट? नो, इन दिस केस नो, बट हो सकता है कहीं पे हो। मतलब अगर इस पेन को मैं ड्रॉप करूं तो मैंने आस्किंग कि सर हमने अपनी पोटेंशियल एनर्जी दे दी इसको, नहीं इस केस में नहीं दी। बट अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करूं और ये पेन पेन हमारा नीचे गिर रहा है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और वो काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। ठीक है। दूसरी चीज, जब मैंने फेंका तो मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी दी। हम खाना खा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, सो व्हेन आई एम थ्रोइंग दिस, मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी दी। अच्छा, वी डिनोट्स द वेलोसिटी? नहीं, हेयर वी डिनोट्स द स्पीड। द रीजन इज व्हाई आई एम सेइंग स्पीड, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, ये एम मास के पार्टिकल को अगर मैं इस डायरेक्शन में वी स्पीड से थ्रो कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन में वी स्पीड से थ्रो कर रहा हूँ, तो क्या ऐसे ये सेम ही है ना हमारे लिए? तो है ना, हमें जो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी वो सेम है। वेलोसिटी के टर्म्स में इसको लिखते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ, है ना। बट हेयर v इज द स्पीड। ओके, इसको अगर वेलोसिटी के टर्म्स में अगर लिखना है तो प्लीज रिमेंबर, अगर मुझे वेलोसिटी दी गई है तो डू यू नो दिस थिंग, अगर दो वेक्टर का अगर हम खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, तो कहना ऐसे, ए सिंपल वेक्टर, एक कोई भी वेक्टर है उसका खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करा जाए तो कहना ऐसे वी गेट वी स्क्वायर। एम डिनोट टू यार, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल यार। यार ये नहीं पढ़ा है क्या ये बचपन में? ये फॉर्मूला पहली बार सुन रहे हो क्या? एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, वी इज द स्पीड। है ना। तो जस्ट इन केस अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिखना है, वेक्टर फॉर्म मतलब, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इवेंचुअली स्केलर क्वांटिटी है। एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। तो कहना है इसे वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वी डॉट वी। अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रही कहानी? जल्दी 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 बताएंगे। क्लियर है ना? तो हमारे पास क्या आ रहा है? वी डॉट वी इज बेसिकली वी स्क्वायर। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछते जाना साथ में एट द सेम टाइम, ठीक है। ये आ रहा है। दूसरी चीज मैं ये बता रहा था यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाली, कि हम इसको मोमेंटम के टर्म्स में भी लिखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बाद में। सो मोमेंटम हमारा कैसे डिफाइंड है किसी भी चीज का? P इज इक्वल टू एम वी से। मोमेंटम इज डिफाइंड बाय P इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, बट एज ऑफ नाउ इफ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, सो आई कैन राइट मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, वेयर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन पी। इसको हम काइनेटिक एनर्जी को अगर हम रिप्लेस करें तो वो क्या आएगा? हाफ एम, वेलोसिटी की जगह लिख रहा हूं मैं पी बाय एम, पर स्पीड की जगह लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, तो पी बाई एम का होल स्क्वायर। तो कह रहे हैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाई टू एम। मतलब अगर मुझे पार्टिकल का मोमेंटम दिया है और मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज करना है, देन काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, तो हम बेसिकली ये याद रखना है, जो मैं डब्बा बंद करने वाला हूँ अभी। सो वी आर गोइंग टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाई टू एम। बोलो, क्या यहाँ तक दोनों चीजें फॉर्मूले समझ में आए? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नहीं है ना। एक छोटा सा प्रॉब्लम इस पे करते हैं, उससे एक चीज थोड़ी सी बेटर समझ में आएगी। ठीक है, एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा है, ग्राउंड में फ्रिक्शनलेस है। ठीक है,
10 केजी का ऑब्जेक्ट, अगर मैंने उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम अपना दिमाग लगाना कैसे तुम सॉल्व करना चाह रहे हो। दिस इज गिवन एज स्मूथ, देर इज नो फ्रिक्शन हियर, ठीक है। फोर्स, जो फोर्स हमें दिया गया है, दिस फोर्स इज एक्टिंग फॉर 2 सेकेंड, फोर्स इज एक्टिंग फॉर 2 सेकेंड ओनली, ठीक है। हमने t इज इक्वल टू 0 पे फोर्स लगाया और 2 सेकेंड तक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। यू विल हैव टू टेल मी, फाइंड, कुछ अजीब सी चीज पूछा हूँ, ध्यान से समझना। फाइंड आउट वर्क डन बाय एफ। एफ किसको बोल रहा हूँ मैं, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, वर्क डन बाय एफ ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। हमने फोर्स लगाया केवल 2 सेकेंड के लिए और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वर्क डन बाय एफ बताओ इन 3 सेकेंड। केवल कंफ्यूज कर रहा हूँ, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, सोचो जरा। जबरदस्ती केवल अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होना, तुम्हें लगने लगे हो जैसे हम टेलिंग, ये मैंने 3 सेकेंड लिखा है। 2 सेकेंड तक अगर फोर्स लगा है तो उसका वर्क डन केवल 2 ही सेकेंड तक होगा, है ना। ये 3 सेकेंड केवल अननेसेसरीली लिखा है, ब्लॉक रुक जाएगा नहीं, है ना। अगर तुम इस पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो उसके पास एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आता है तो उसके पास वेलोसिटी आती है। तुम फोर्स लगाना बंद करते हो तो क्या ब्लॉक रुक जाता है? नहीं, जितनी वेलोसिटी वो गेन करता है उतनी उतनी ही वेलोसिटी से वो चलता रहता है। तो मैं यहाँ पर 2 सेकेंड तक अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी ओनली फॉर 2 सेकेंड, है ना, बट ब्लॉक रुकेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 लिखता या 2 लिख रहा हूँ, इट इज द सेम थिंग, उससे कंफ्यूज मत होना। बट पॉइंट क्या है, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी की चीजें बताना चाह रहा हूँ, बट क्या ये यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, कितना वर्क आएगा। सोचो 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 जल्दी से। अच्छा, आनंद, एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, समथिंग वट एवर यू आर सेइंग, समथिंग हटाओ, वट एवर यू आर सेइंग, इफ यू आर सेइंग समथिंग लाइक जे, अच्छा तुमने जे, जे, अच्छा एक मिनट, सब लोग अच्छा अटेम्प्ट कर लो, ओके ओके। टिक टिक टिक, थोड़ा सा टाइम और, योर आंसर इज राइट, टिक 30 मोर सेकेंड, आराम से समझो, अच्छा ध्यान से। नो, अच्छा, द फर्स्ट हु had given me the right answer, someone, Anand had given me the right answer. It was coming out to be 20 joule. It was coming out to be the 20 joule. अच्छा, पहला बिल्कुल बेसिक तरीका, मैं पहला तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? जो ये एफ लग रहा है 10 न्यूटन का, है ना, इज दिस फोर्स कांस्टेंट? यस, 100% दिस फोर्स इज कांस्टेंट, राइट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो हमें वर्क डन क्या पढ़ाया गया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, ये पढ़ा है। फिर हमने क्या बोला, जब हमसे एफ डॉट एस लिखा जा रहा है तो हम लिखेंगे उसको एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। क्या हमारा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या हमारा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ही जा रहा है? हाँ यार, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है, 100% जा रहा है, दिख ही रहा है ना। तो कहना से हमारे पास थीटा का काम कौन करेगा यहाँ पर, 0 डिग्री, तो एफ इंटू एस इंटू कॉस 0। फिर हमने सोचा, अच्छा क्या मुझे एफ पता है? यस, एफ तो पता है 10। अगर मैं किसी तरीके, कॉस 0 कितना होता है 1, किसी तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। यस, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? क्या हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है? सर पढ़ा तो है। क्या हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है? सर पढ़ा तो है, याद तो कुछ नहीं है। पॉइंट इज, अगर मैं 10 केजी के ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ उसका एक्सेलरेशन होगा एफ अपॉन एम, which is 10/10, which is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है ना? सॉरी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन होगा, राइट। एज सिंपल इज दैट। ये फोर्स कितनी देर के लिए लग रहा है? 2 सेकंड के लिए लग रहा है।
तो हमारे पास अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। हमारे पास पार्टिकल पे जब फोर्स लगना स्टार्ट ही हो रहा है तो कहना है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाफ ए इज गिवन एज 1, कितनी देर तक लग रहा है, 2 सेकंड तक, तो 2 का स्क्वायर। तो कहना है से 4/2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो कहना है से 2 सेकंड में पार्टिकल हमारा कितना मूव करेगा, कहना है से 2 मीटर करेगा। तो कहना है से यहाँ पे लिखूंगा मैं सीधे सीधे 10 × 2 20 आ जाएगा। यूनिट क्या होती है, अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए तो जूल। बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रहा है। u0 हमें ये t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमारा जस्ट स्टार्ट, हमने फोर्स लगाना स्टार्ट करा है। तो जब हम किसी चीज पे जस्ट फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है ना। जब हमने अगर t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्ट करा। सानिका आई जस्ट टोल्ड यू ना वर्षा इज गोइंग टू टेक द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। कितनी बार बताऊं, बता तो दिया है। अच्छा यू आर नॉट गेटिंग, ओके समझना ध्यान से। व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या अगर किसी चीज पे फोर्स कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्या, कितना होगा, एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू दी गई है 10, एम की वैल्यू दी गई है 10, तो कहना है इसे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। प्रज्ञा यहाँ तक समझ में आ रहा है ये वाली चीज, दिस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यू आर गेटिंग, ओके। अब अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और मुझे ये निकालना है कि वो एक सर्टेन टाइम में कितना मूव कर जाएगा, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम लगा सकते हैं, विच इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, यस, है ना, क्योंकि अगर काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या बोलती है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वी कैन वेरी वेल डायरेक्टली अप्लाई दिस इक्वेशन। u की वैल्यू 0, हाफ ए हमने निकाल लिया है, कितनी देर में बात हो रही है, 2 सेकंड में। तो कहने से यहाँ 2 स्क्वायर करूंगा, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब भी फोर्स कांस्टेंट है क्या हम उसका वर्क डन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल 0 है। क्या अभी समझ में आ रहा है, बताओ 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 बताओ, ना इज इट क्लियर, जल्दी 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 बताओ। I have taken f into s into cos 0. Oh, what is the formula for the force? किसी भी फोर्स का वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या था, एफ डॉट एस था ना लास्ट क्लास में। यही तो मेजरली तो यही पढ़ा है हमने कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तो हमारे पास वर्क डन बाय दैट फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस क्या होता है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एक मिनट, ये फॉर्मूले में क्या दिक्कत है, ये तो हमने लास्ट क्लास में इस पे बहुत प्रॉब्लम करे हैं। क्या डाउट है इसमें, जल्दी बताओ, लग रहा है डाउट। ये तो हमने लास्ट क्लास में इस पे तो प्रॉब्लम करे हमने मेजरली, राइट। तनिका जल्दी, सो इफ व्हाट समवन इज आस्किंग मी अ प्रॉब्लम प्लीज चैट में क्विकली रिप्लाई किया करो सो दैट वी वोंट वेस्ट टाइम। बताओ, अभी क्लियर हो रहा है। cos sir I have not done the first lecture, okay so go back, take the recording, है ना, and then see the lecture. Why have you not done the first lecture? Okay, okay, if you are missing any lecture, first important thing, you are not supposed to miss any lecture, नहीं तो कैसे समझ में आएगा obviously अगला lecture, because it is a continuation of the first. Have you seen the lecture after that? उसके बाद तुमने लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है, सो द लास्ट क्लास विच आई टॉट यू, अगर देखा है तो उसमें सारी चीजें मेजरली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग, है ना, कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स कैसे डिफाइंड है ऐसे। इफ अगर नहीं देखा है दिस इज, प्लीज सी बोथ द लेक्चर्स इन द सेम फ्लो, डोंट रैंडमली सी द लेक्चर। सो सी द फर्स्ट लेक्चर, जितने प्रॉब्लम वहां पे करवाए गए हैं, सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, है ना, एक एक करके जैसे बताया गया है, एंड देन कम बैक एंड सी द लेक्चर, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल एफ और एफ डॉट एस जब बात करते हैं तो एफ और एस के बीच के एंगल की बात हो रही है ना। फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो कॉस 0। जल्दी जल्दी जल्दी, गेटिंग। दो वेक्टर अगर पैरेलल, उनके बीच का एंगल 360 कैसे दिख रहा है तुमको, whenever we talk about the angle between two vectors it is always between 0 and 180. डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस थिंग, वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिफाइंड है, गेटिंग द आइडिया ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट,
ये दोनों अगर पैरेलल वेक्टर है, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री, राइट? वन ऑफ द दो वेक्टर इज नथिंग बट अ लाइन, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। अगर ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल है तो हम इसको बोलते हैं जीरो। अगर एग्जैक्टली ये दोनों वेक्टर ऐसे रखे हुए हैं, देन वी विल से द एंगल बिटवीन देम इज 180, राइट? बोलो बोलो बोलो, नाउ इज इट गेटिंग क्लियर? 360 कभी होगा ही नहीं, हम हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन ही ऐसे करते हैं, मिनिमम एंगल उनके बीच का जीरो होगा जब वो पैरेलल है, मैक्सिमम एंगल उनके बीच का होगा जब वो एंटी पैरेलल है। अगर तुमने ये एंगल करा ना तो एंगल छोटा वाला एंगल लिया जाता है हमेशा, 180 से ज्यादा कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल होता ही नहीं है। अभी अभी क्लियर हो रहा है? डन, ओके। अच्छा, अगर मैं तुमसे सेम सेम प्रॉब्लम में पूछूं कंटिन्यूएशन में, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड, तो कैसे निकालेंगे बताओ? फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड। सेम प्रॉब्लम का कंटिन्यूएशन है, हमने कि एफ फोर्स लगाया 2 सेकेंड तक के लिए, 2 सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बताओ, सॉल्व करो, सोचो कि कैसे निकाली जा सकती है। अगेन ये सब थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है ऑफ काइनेमेटिक्स, ऑफ न्यूटन्स लॉ, थोड़ी थोड़ी सी चीजें यूज हो रही है। व्हाट शुड बी माय आंसर? बताओ। यार एवरी टाइम आनंद यार, योर आंसर इज राइट, उमेश अगेन रॉन्ग। हमने क्या बोला काइनेटिक एनर्जी के बारे में? नहीं, गलत है, नच गलत। चेतन, दिस इज राइट, वेरी गुड। हमने तो बोला यार हमें पता ही नहीं है, हमें तो यही नहीं पता निकालते कैसे। अगर मुझे फॉर्मूला याद है विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? क्या मुझे एम पता है? यस सर, हमें एम तो गिवन है प्रॉब्लम में, व्हाट इज दैट? 10 kg। अगर मैं किसी तरीके से उसकी स्पीड निकालूं आफ्टर 2 सेकेंड, सो हम दिस इज राइट, है ना? अगर मैं किसी तरीके से 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड निकालूं कि आफ्टर 2 सेकेंड वो कितनी स्पीड से मूव हो रहा है, बस वो यहाँ पे डाल देंगे, मेरा काम चल जाएगा। क्या स्पीड निकालने के लिए फिर से अगेन गो बैक टू द काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स हमने क्या पढ़ा है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू हमारे पास है 1, और t की वैल्यू हमें दी गई है 2 सेकेंड। तो कहना है 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। उस वेलोसिटी को यहाँ पे डाला, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करा, ये इट इज कमिंग आउट टू बी 20। क्या ये चीज समझ में आ रही है? गेटिंग द आइडिया? जल्दी 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 जल्दी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दिखानी थी, व्हाट वाज दैट? जब हमने बोला वर्क डन भी आ रहा है 20 जूल और काइनेटिक एनर्जी भी 20 जूल आ रही है, कुछ तो हुआ यहाँ पर जो हमने नोटिस नहीं करा। अगर मैं, वर्क कौन कर रहा है? ये जो इंसान फोर्स लगा रहा है, कौन सा इंसान? जो भी ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, ये वर्क कर रहा है। ये वर्क कर रहा है, बट ये वर्क जा कहाँ रहा है? उस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। ना स्टार्ट फीलिंग, धीरे धीरे से हम इसको एनर्जी, वर्क और एनर्जी को कंजर्व करेंगे। सिली मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक यार अगर मैथ्स में हो रही है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर 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 इफ यू आर जस्ट डूइंग द मिस्टेक 1 और 2 में मल्टीप्लाई करने में या डूइंग दिस, जस्ट बी केयरफुल, इसमें कुछ है नहीं। ओके, समझना। तो क्या एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे थे हम, कि अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं कुछ, मेरी मेहनत, मेरी इंटरनल एनर्जी, जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं या हम पुल करते हैं, तो प्रैक्टिकली वी गेट टायर्ड, मतलब मेरी एनर्जी जा रही है कहीं, बट वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी। इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। अच्छा, ये प्रॉब्लम में बोला गया है दैट t इज इक्वल टू 0 पे हमने ये फोर्स लगाना स्टार्ट करा है, इसलिए हमारे पास u की वैल्यू 0 है। तो अगर मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और मैं उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करूँ, तो कहने से उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जैसे जैसे फोर्स लगेगा वैसे वैसे उसके पास एक्सेलरेशन आएगा और वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, राइट? इज दैट क्लियर नाउ? बढ़े आगे, थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम पे आए आगे। बताओ 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 बताओ। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अच्छा, तो हमने अभी तक कुछ कुछ कांस्टेंट फोर्स की बहुत सारी बातें कर ली। लेट्स थोड़ा सा मूव करते हैं हम वेरिएबल फोर्स पे, विच इज लिटिल बिट पार्ट जिसमें थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स बढ़ता है यहाँ पे, बट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जब हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, मतलब वेरिएबल फोर्स दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो टाइम के साथ चेंज हो सकता है या डिस्टेंस के साथ भी चेंज हो सकता है। हमने बोला जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है ना, तो हमें क्या पता है कि वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करना पड़ता है विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो अंडरस्टैंड दैट W फॉर्मूला क्या याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू रिमेंबर। अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटे से पार्ट पर वर्क डन निकालेंगे कि हमारा दिस इज व्हाट, जब हम ds लिख रहे हैं इट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, f इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या बोलेंगे कि जब हमारा छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस टाइम पर वो फोर्स कितना काम कर रहा है। और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। अच्छा, सबको इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब समझ में आता है ना कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन इसको लिखते कैसे हैं, है ना। अच्छा, एक मिनट, इंटीग्रेशन का बेसिक समीशन सबको ये समझ में आता है, समीशन का मतलब क्या होता है। वी हैड, हमने भी डिस्कस करा है शायद थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, नहीं हमने नहीं करा है। जो भी मतलब, क्या ये समीशन समझ में आता है। समीशन है ना, 1 + 2 + 3, अगर मुझे बहुत सारी चीज को ऐड करना है तो हम उसको बोलते हैं समीशन। और जब हमें बहुत सारी इनफाइनाइट चीजों को ऐड करना है तो न्यूटन ने हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए गए हैं, है ना, कि इंटीग्रेशन का अगर किस टाइप का इंटीग्रेशन करना है उसी को ही हम समीशन ऑफ बहुत सारी चीजों को हम इंटीग्रेशन से यूज करते हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही है, बहुत बेसिक्स आइडिया है ना। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन जो हमें जरूरत है, टू बी ऑनेस्ट, फिजिक्स में हमें बहुत मेजर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट कुछ फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये समझ में आता है क्या सबको। इट इज एक्स रेज टू दी पावर n+1/n+1। क्या एवरी वन इज कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मूला। ये सुना हुआ लग रहा है क्या फॉर्मूला सबको, एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स, इसको किसी किसी को डाउट नहीं है ना। अभी अभी जो हमें जरूरत पड़ती है ये फॉर्मूले में, पहले फॉर्मूला तुम्हें बता दूंगा, है ना। अच्छा, जिसको डाउट नहीं है ना, ओके कूल। सो बेसिकली अगर मुझे वर्क डन निकालना है किसी वेरिएबल फोर्स का, तो दैट्स हाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो सबसे पहले एक बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, पहली चीज मैंने बोला एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल ले लो, जितने केजी का लेना उतने केजी का ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सपोज मैंने बोला एक पार्टिकल है, लेट्स से इसका मास दिया गया है 2 kg। इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ जो कि टाइम डिपेंडेंट या माइट मास, अरे, फोर्स इज गिवन बाय 2x²। जहां से मैंने अपना मोशन स्टार्ट करा है वो मेरा x = 0 है। ठीक है, जहां से मैं मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में ऑब्वियसली इस पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। जैसे जैसे वो आगे जाएगा, कहने से उस पे फोर्स वेरिएबल होगा। जब वो x = 2 मीटर पे पहुंचता है तो हमें बताना है फाइंड, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय F when block has moved 2 मीटर, ब्लॉक हैज मूव्ड 2 मीटर। अब समझना, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा प्रॉब्लम फिर तुम करना। ओके, क्या ये फोर्स वेरिएबल है, यस। कैसे पता, एक्स की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू जब 0.5 सेकेंड हुई तब फोर्स की वैल्यू कुछ है। एक्स की वैल्यू जब 1 सेकेंड हुई तब फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है। जब एक्स की वैल्यू कुछ 1.5 हुई तब कुछ अलग है। मतलब दैट्स हाउ वी विल गेट द आइडिया कि फोर्स इज वेरिएबल। तो हमने बोला अच्छा फोर्स वेरिएबल है, तो हम एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अगर तुम लगाओगे भी ना तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। कैसे पता चलेगा? एफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इंग्लिश के अंदर 0 वो भी दिखल, एफ भी राइट डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में, कि एफ की वैल्यू क्या रखे। तुम तुरंत ये सोचोगे, तो हमारा एफ लिखोगे तुम तो 2x², तो सोचोगे अच्छा 0 पर फोर्स अलग है, 2 पर फोर्स अलग है, 1 पे फोर्स अलग है, हर टाइम पे फोर्स अलग है, तो विच फोर्स शुड बी राइट। हेलो, क्या मेरी आवाज सही आ रही है, माई वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, quickly, time to change the Wi-Fi, time to change the Wi-Fi. एक सेकंड, just give me a 1 second, just
1 छोटू सेकंड गिव मी एंड एक सेकंड ओके ठीक है। तो हमने क्या बोला, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ जब वो हमारा ब्लॉक 2 मीटर मूव कर गया होगा। ठीक है, अब क्या करें हम, तो हमने बोला यार 2 मीटर इसको मूव कराना है, तो लेट्स डू समथिंग, व्हाट टू डू। फिर हमने बोला क्या, तो हम ये कब काम करेंगे, जब फोर्स हमें वेरिएबल पता लग जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला हमें क्या बताया गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस। अच्छा, जब हम डीएस लिखते हैं तो हम जनरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर हमारा पार्टिकल मुझे दिख ही रहा है केवल एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ इंटू डीएक्स। अच्छा, अब मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए पहली बार में लिख दे रहा हूँ cos जीरो। हमने ये बहुत बार देख लिया है, वेन एवर द टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो उनके बीच का एंगल जीरो है। तो ये लिखा मैंने, फिर जैसे ही मैंने ये लिखा, हमें क्या पता लगा, एफ का काम कौन कर रहा है, 2x स्क्वायर, डीएक्स को डीएक्स लिखा, cos जीरो वैसे ही 1 हो गया। जैसे ही हमने ये लिखा, अच्छा क्या सबको ये बात समझ में आती है, यहाँ पर लिमिट होती है, वन इज कॉल्ड लोअर लिमिट, वन इज कॉल्ड अपर लिमिट। लोअर लिमिट होती है जहां से हमारा पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है, अपर लिमिट होती है हमारे पास जहां पर पार्टिकल का मोशन खत्म हो रहा है। तो ये सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिमिट आएगी मेरी 0 से 2 मीटर। इज एवरी वन कंफर्टेबल विद द लिमिट, वाई टू, क्योंकि पार्टिकल पे फोर्स कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, 0 से 2 मीटर तक, इसलिए स्टार्ट हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है 2 मीटर पे। ठीक है, ओके। जो चीज कांस्टेंट होती है उसको हम बाहर ले आते हैं, तो हमारे लिए लिमिट इज ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब 2 से 0। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिट, जल्दी बताओ, क्या क्या डाउट है, लिमिट इज ऑपोजिट का मतलब, क्विकली क्विकली क्विकली। ऑपोजिट का मतलब क्या है ना, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, अपर इज द लोअर वैल्यू, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं, जहां से मोशन स्टार्ट होता है उसको हम लोअर वैल्यू बोलते हैं, जहां पर खत्म होता है उसको हम अपर वैल्यू बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। जहां से हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, खत्म कहाँ पर हो रहा है, 2 मीटर पर। सो 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब दैट इज माई लोअर लिमिट, जहां पर खत्म हो रहा है दैट इज माई अपर लिमिट। अभी ठीक है, गेटिंग द आइडिया, है ना। ओके, सो 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा dx, लिमिट है 0 से 2। तो पहली चीज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, पहले ये तो पता कर ले। एक्स स्क्वायर, ये जो मैंने फॉर्मूला याद किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फिजिक्स, ठीक है। एन का काम कौन कर रहा है, 2, एक्स रेज टू दी पावर n+1, n+1 मतलब 2+1 अपॉन 2+1। तो हमारा मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे, यहाँ पर आता है x⁻³ अपॉन 3 आ रहा है, और लिमिट डालते टाइम हम यहाँ पे पैरेलल लाइन लगा देते हैं और लिखते हैं 0 से 2, है ना। 2/3 एनी विच इज कांस्टेंट है। पहले हम अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो लिखेंगे 0 का क्यूब। तो कहने से हम गेटिंग दिस आंसर, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 16 डिवाइडेड बाई 3, दिस मच ऑफ जूल। आई एम गेटिंग दिस फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, ओके। एवरीवन प्लीज राइट दिस थिंग, है ना। व्हेन यू आर राइटिंग प्लीज एक एक स्टेप लिख, समझ के लिखना, सो दैट अगर कोई डाउट हो तो स्टिल टेल मी, जल्दी से बताओ। विच फॉर्मूला, नॉट गेटिंग, क्या, ओके, गेटिंग द आइडिया। सो हमें फोर्स दिया गया, अगर वो फोर्स वेरिएबल मुझे पता लग जाता है, देन दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, जल्दी बताओ। विच वर्क फॉर्मूला, नॉट गेटिंग योर डाउट, क्लियर है। तो पहली चीज जो हमने पहला प्रॉब्लम करा जहां पे फोर्स वेरिएबल था, बट फोर्स वेरिएबल था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा वाला हम जो प्रॉब्लम करने वाले हैं, विच वी हैव यूज्ड इन दिस इक्वेशन,
दिस फॉर्मूला, ये अभी बताया ना, ये वाला फॉर्मूला, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, है ना, हमारा पार्टिकल यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था ना, तो एक्स की, एस की जगह मैंने एक्स लिख दिया बस, है ना। ऑलवेज इंटीग्रेशन नहीं, और इंटीग्रेशन तभी करना है जब हमारा फोर्स वेरिएबल हो। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है। जब जब फोर्स वेरिएबल होगा तभी इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है। अभी मैं आ रहा हूँ, एक आधा प्रॉब्लम और ले रहा हूँ सिमिलर टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, मतलब नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टाइप बट हाँ। सो इंटीग्रेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, इफ इट इज कांस्टेंट देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। अभी क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट इन दिस टिल नाउ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर? ओके। अच्छा, एक चीज और, अभी किसी ने बोला कि सर ये एरिया अंडर द कर्व होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, पहले एक चीज और देखते हैं, एक और प्रॉब्लम। दो टाइप से फोर्स वेरिएबल हमें बताया जाता है, वन इज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। हाउ टू नो फोर्स इज वेरिएबल, अभी तो बताया, देखो ध्यान से। अच्छा, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे क्लास में तो फिर नहीं समझ में आएगा। अभी बताया एक्स की वैल्यू 0 डालो तो फोर्स जीरो आ रहा है क्या? एक्स की वैल्यू 1 डालो तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। एक्स की वैल्यू 2 डालो तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे फोर्स अलग अलग आ रहे हैं ना, अलग अलग मतलब वेरिएबल हो रहा है, राइट। एक्स नहीं होता ऊपर, हमने कांस्टेंट वालों की बात करी हुई है हमने, है ना। अभी एक और अगली प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ जहां पर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सेम प्रॉब्लम ले ले रहा हूँ, एम की वैल्यू ले रहा हूँ 2, बट नाउ लेट्स से दिस टाइम फोर्स इज गिवन बाय टी स्क्वायर, या 3t लेते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। बाकी तो मैथ्स ही है, वंस यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया उसके बाद केवल मैथ्स वाला पार्ट है वो, समझना ध्यान से। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर हमारा फोर्स एक्स इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू 3t लग रहा है, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, हमें बोला गया इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है ना, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक ये फोर्स लग रहा है। हमसे बोला गया फाइंड वर्क डन बाय f इन 2 सेकेंड। ओके, समझने का आस्किंग कि सर, अच्छा ध्यान से देखो, फाइनल मास क्या है? फाइनल मास इनिशियल मास क्या होता है? मास तो मास ही होता है ना। 2 kg मास है तो मास थोड़ा चेंज होगा। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर भी मास मैंने 2 kg दे दिया था, बट क्या इस मास की जरूरत पड़ी क्या भाई? जब हमने पूरा सॉल्व करा, कहीं पर भी मास आया ही नहीं पिक्चर में, केवल अननेसेसरली दिया था, है ना। मास की इस पर्टिकुलर केस में जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे पड़ती कि नहीं पड़ती वो देखते हैं एक बार। बट आर यू गेटिंग दिस आइडिया कि मास वाज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट केस? ठीक है, अब देखो, ओके, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ। पहले एक बार तुम थोड़ा सा ट्राई करो, सोचो कि कैसे कर सकते हैं हम अगर फोर्स। अच्छा, पहले तो कैसे पता क्या हमारा ये फोर्स वेरिएबल है कि नहीं? टी इज इक्वल टू 0 पर फोर्स की वैल्यू 1 है, 0 है। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड डालेंगे यहाँ पर तो फोर्स की वैल्यू है 3। टी इज इक्वल टू 2 डाल रहे हैं तो 6, तो डेफिनेटली ये मुझे पता लग रहा है कि अलग अलग टाइम पे फोर्स अलग अलग काम कर रहा है। तो अब क्या करा जाए, अब सोचना है। पार्टिकल हमारा अभी भी एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, मूव ऐसे ही हो रहा है, बट नाउ द फोर्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इंटीग्रेशन करना है विच इज फाइन, है ना। जब भी हमारे पास फोर्स वेरिएबल है तो हमें जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है वो तो यही फॉर्मूला है। अब तुम्हें ये सोचना है इसको यूज कैसे करें। अच्छा, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो मैं डायरेक्टली dx लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ थिंक कि इसको इंटीग्रेट कैसे करा जाए, या हाउ टू चेंज समथिंग सो दैट कि हम इंटीग्रेट कर पाए। तो फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे करें उसको, कहाँ से हम क्या चीजें करें और वो सॉल्व हो जाए, जादू हो जाए कुछ ऐसा। जादू वादू तो नहीं होगा, मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा देखो जिंदगी में। 6 जूल आ रहा है। ओके, रीति, देखो रीति, कर ले एक बार सबको करने दो एक बार। जिसको भी लॉजिक समझ में आ रहा है ना, ट्राई एंड अप्लाई द लॉजिक सच दैट इवन इफ योर आंसर इज कम आउट टू बी रॉन्ग और राइट, अगर तुम करोगे ना तो उससे फायदा है, बस केवल एक इंपॉर्टेंट फायदा यही होता है कि जब मैं बताऊंगा ना तो दिमाग में सेट होगा वो। तुम केवल वेट करोगे ना कि सर अच्छा आप लिख दो हम देख लेंगे और हो जाएगा, उस टाइम के लिए तो हो जाएगा बट वो होगा नहीं प्रॉपरली दिमाग में। तो प्लीज, जो चीज समझ में आ रही है उसको प्लीज राइट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट एटलीस्ट। Can we use kinetic formula? Try using it. See कि कर पा रहे हो कि नहीं। Which, अच्छा, don't randomly apply the formula just because you know the formula.
कि सर हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, कुछ लगा दे यहाँ पे तो कुछ हो जाएगा। वो कुछ अगर कुछ भी लगा रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि वो फंडामेंटली राइट हो, लॉजिक हो तुम्हारे लगाने के पीछे। इफ यू आर अप्लाइंग समथिंग, सर अच्छा हम क्या हाफ एम वी स्क्वायर लगा दें? अच्छा, क्यों लगाए? हमें अभी अभी हमने लॉजिक सोचना, अगर इफ योर लॉजिक इज क्लियर ना, है ना, तो हो सकता है कि मैं आ भी जाए। बट देखो पहले अच्छा एक बार करो तो, ट्राई लगा के देखो तो कि तुम क्या लगाना चाह रहे हो। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा एक मिनट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए। आई आई रियली अप्रिशिएट इट इफ यू आर गिविंग द आंसर, है ना। अगेन आई एम नॉट वरीड अबाउट कि आंसर सही है या गलत है। अगर अब तुम आंसर दे रहे हो ना तो एटलीस्ट यू आर सॉल्विंग इट, समथिंग लाइक दैट। ओके, समझ लेते हैं आंसर। मैंने तुमसे बोला यार फॉर्मूला लिखते हैं, एक बहुत मेजर दिक्कत है इसमें। क्या? सर एफ की वैल्यू दी है 3t और यहाँ पे लिखा है dx। क्या हमें ये बताया गया है क्या, जब हमने बोला x रेज टू दी पावर n dx इज इक्वल टू ये होता है, मैं तुमसे अगर यही फॉर्मूले में बोलता x रेज पावर n dt, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं यार, ये तो सर फालतू की चीज बता रहे हो आप। अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ पर dx ही होना चाहिए, तभी वो चीज इंटीग्रेट होती है। अगर तुमने यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे तुमने dt लिख दिया तो वो जिंदगी में कभी इंटीग्रेट होगा ही नहीं। मतलब क्या? या तो मैं dt को कन्वर्ट करूंगा dx में, या x को कन्वर्ट करूंगा t में, तभी ये चीज इंटीग्रेट हो सकती है। क्या ये चीज समझ में आती है सबको मैथमेटिकली? कि जो भी फंक्शन यहाँ पर लिखा है ना, अगर मेरे पास यहाँ t जैसा कुछ है तो यहाँ पर dt होना इज कंपल्सरी टू इंटीग्रेट दिस होल आइडिया। एक मिनट, अभी अभी एक मिनट पहले लॉजिक समझते हैं, है ना। अभी आंसर पे एक मिनट रुको जरा। हमारे पास ये चीज सबको समझ में आ रही है, इफ इट इज रिटन एज 3t, 3 तो चलो कांस्टेंट है, वो तो अपने आप बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर dx लिखा है, सो आई कैन नॉट इंटीग्रेट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा सर। dx और dt में कहीं से रिश्ता पता करने की कोशिश करते हैं। वो रिश्ता कहाँ से आता है? इन दिस केस वी वुड बी रीडिंग दिस m। समझते हैं क्या? मुझे फोर्स दिया है, अगर मैं फोर्स को उसके मास से डिवाइड कर दूं तो कैन आई से आई विल गेट एक्सेलरेशन? सर इज देयर इज अ मेथड टू अज्यूम 3t एंड डिफरेंशिएट इट। assume 3t I'm not getting। एक बार पहले एक बार सुन लो, फिर अगर कुछ डाउट है तो उसके बाद बोलो। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय मास, राइट। तो फोर्स हमारे पास गिवन है 3t, मास गिवन है 2। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया दिस। क्या हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये पता है क्या? dv बाई dt। एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? dv बाई dt। तो कहना है ऐसे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं dv। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, प्लीज ध्यान से देखना। 3/2 इंटू टी, और इस dt को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला? एक्सेलरेशन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। चाहिए कैसे ये वाले डाउट कैसे आ रहे हैं? एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास ना। तो ये प्लीज, जिसको ऐसे वाले डाउट आ रहे हैं, प्लीज गो बैक एंड सी द प्रीवियस लेक्चर्स, जहां पर तुम्हें अगर ये डाउट आ रहा है कि एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास कैसे आया, है ना, प्लीज न्यूटन्स लॉ वाले लेक्चर्स देखो। ओके, हमें v ये हमने लिखा, है ना, dv इज इक्वल टू 3/2 इंटू टी डी टी। टी इज इक्वल टू 0 पर हमें क्या बोला गया? उसकी वेलोसिटी 0 है। वेरी गुड। F is equal to ma, then a shift, then a shifts and F and m gets divided। yes। हाँ मतलब इसमें बताना क्या है? F is equal to ma लिखा मैंने, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F by m। इसमें इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है? F is equal to ma, एक्सेलरेशन इज F by m, राइट। ओके, कैन आई से यहाँ पे मैंने लिखा t। हम कमिंग 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 कमिंग, एक बार आंसर लिखने पहले एक बार सबको एक बार समझने तो दो। तो हमने यहाँ पे जीरो लिखा, जीरो पर मुझे वेलोसिटी जीरो दी गई थी। किसी जनरल टाइम पर उसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो कहना है इसे, अच्छा डीवी का इंटीग्रेशन, एक चीज और याद रखो, डायरेक्टली ये याद रखना, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास ऑलवेज एक्स। तो ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट वी। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आया v, लिमिट आई जीरो से v इज इक्वल टू 3/2 और टी डी टी। अभी अभी बात करी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या होगा? टी स्क्वायर बाई टू।
तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई, है ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, v माइनस जीरो, तो बेसिकली v ही आ गया, 3/4t²। दिस इज द वेलोसिटी दैट आई एम गेटिंग, है ना। तो अभी किसी को इस चीज में डाउट है क्या, वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 3/4t², एंड वेलोसिटी को लिखते कैसे, dx/dt से। ओ, एक कोई ऐसी चीज है जो मैं बहुत देर से चाह रहा था। व्हाट वाज दैट थिंग, वेलोसिटी इज रिटन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज dx/dt। तो क्या मेरे को dx पता लग गया dt के टर्म्स में, अब पता चला जाके इतनी मेहनत करके, व्हिच इज 3/4t² इंटू dt। इस dt को मल्टीप्लाई किया, now I'm getting dx in form of dt। अब उस पूरे मसाले को लिख दो, क्या 3t तो था ही, dx की जगह लिख रहा हूं मैं ये पूरा। इट माइट टेक अ मिनट टू एब्सॉर्ब दिस, बट पहले एक बार समझते हैं, उसके बाद एक बार लिखेंगे आराम से। मैंने इस dx को रिप्लेस किया इससे 3/4t² से। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंको, 3 और ये 3 मिलाकर हो गया 9, अपॉन का 4 आ गया इधर पे। इंटीग्रेशन बचा मेरे पास, एक टी ये है और एक t², तो t³ dt बचा। सर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाए, हमें बोला गया है फाइंड वर्क डन बाय f इन 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 सेकेंड तक कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पे 9/4 आया, t का क्यूब, है ना, का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁴/4। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2, 9, 4 × 4 हो जाएगा 16, t⁴। एक बार मैं 2 डालूंगा तो यहाँ पर आएगा 2⁴ माइनस लगाऊंगा और 0 डालूंगा 0⁴। तो कहना से 2 की पावर होता है 4, 16, तो ये 16 और 16 गायब हो जाएगा। कहना से आई एम गेटिंग माय आंसर इज 9 जूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आराम से टेक योर टाइम, एब्जॉर्ब दिस कि कहाँ से मैंने dx को dt में लेकर आए, है ना, और फिर हमने इंटीग्रेट में लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाए। अच्छा, जो मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसको तुम क्विकली स्किप कर सकते हो एज ऑफ नाउ टू अंडरस्टैंड। बट जो फिजिक्स वाला पार्ट है, विच पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैंने ये लिखा, जैसे मुझे, क्योंकि सर आपने तो बोला यही फॉर्मूला याद कर लो काम चल जाएगा जिंदगी में। जैसे ही मैंने ये चीज लिखी, व्हाट इज ये चीज, ये, तो मुझे पता लगा अच्छा यहाँ t है, यहाँ dx है, आई वोंट बी एबल टू इंटीग्रेट इट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊँ तो मुझे पता चला कि या तो मैं dx को कहीं ना कहीं से dt के फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैंने बोला dx और dt कहाँ पे आते थे, तो मुझे याद आया था वेलोसिटी में dx और dt आते थे। क्या मुझे वेलोसिटी गिवन है, मैंने सोचा अच्छा वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, वेलोसिटी कहाँ से आती थी, फिर हमें याद आया अच्छा वेलोसिटी तो इज गिवन बाय, अगर मुझे एक्सेलरेशन पता हो किसी चीज का तो हम वेलोसिटी पे आ सकते हैं। एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ से, तो बहुत चीजें इंटर रिलेटेड है। तो ऐसा लग रहा होगा कि हमने बहुत सारी चीजें करी, बट बहुत ही अगर सिक्वेंशियली सोचोगे ना, देन यू गेट द आइडिया कि फोर्स इज इक्वल टू ma। हमने एक्सेलरेशन निकाला, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम उसको वेलोसिटी को निकालते कैसे हैं, फिर इंटीग्रेशन का फायदा हमने हेल्प लिया, ये लिखा, ये निकाला, फिर ओके नाउ टेक इट, सी इट, कि मैंने बहुत सारी चीजें जो करी हैं, बट किस ऑर्डर में करी हैं और कैसे करी हैं। अगर डाउट हो रहा हो प्लीज अगेन गो बैक एंड सी दिस प्रॉब्लम अगेन, है ना। इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये कर देते हैं सो दैट समझ में आए, दो इंडिपेंडेंट चीजें अलग अलग चल रही हैं। ये अलग से निकाला है मैंने पूरा मेहनत करके। कैन यू इंटीग्रेट वन विच पार्ट, इंटीग्रेशन का यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं हर बार, ये वाला फॉर्मूला। एन की वैल्यू अलग अलग होती जा रही है, जब मैं एक्स स्क्वायर को कर रहा हूँ या टी स्क्वायर को कर रहा हूँ, तो एन का काम कौन कर रहा है, 2। तो यहाँ पे आएगा 2+1/2+1। अच्छा, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज याद रखना। अ, अच्छा, मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा एक बार बताता हूँ सबको। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, n+1/n+1, ये जिंदगी में कब वैलिड है, हमेशा वैलिड है, प्रोवाइडेड n की वैल्यू -1 ना हो, बस। ठीक है, n की वैल्यू अगर -1 होगी तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, बाकी हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो हमारे लिए जो हमें अभी यूज हो रहे हैं, इमीडिएटली बार बार यूज हो रहे हैं, वो कौन कौन से यूज हो रहे हैं। पहला वाला यूज होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा, व्हेन आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूला फॉर x, सब जगह पे t वाले भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे t लिखा तो x की जगह t रिप्लेस कर दो। अच्छा, तो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx यूज हो रहा है, दूसरा x dx यूज हो रहा है, तीसरा x² dx यूज हो रहा है, चौथा x³ dx यूज हो रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, पहली चीज।
एक्स डी, जब हमारे पास dx लिखा है, इट इज बेसिकली 1 into dx लिखा है। 1 into dx मतलब x की पावर जीरो ही तो 1 होता है, तो मतलब जब n का जीरो काम कर रहा है तब हमारे पास ये लिखा है। सो प्रैक्टिकली दिस इज नथिंग बट n इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, n अगर जीरो है तो यहाँ पे जीरो डालो तो x की पावर जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा x, और नीचे जीरो प्लस वन ही हो जाएगा। x dx मतलब n का काम कौन कर रहा है, वन, तो n की वैल्यू वन डालो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आएगा। जो ऊपर आ रहा है उसी चीज से डिवाइड भी करना है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर लिखा है मतलब n का काम कर रहा है टू, तो एक्स क्यूब, और जो ऊपर क्यूब है तो फिर नीचे भी थ्री आएगा। एक्स क्यूब लिखा है तो n का काम कर रहा है थ्री, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर। इन चारों के अलावा भी कुछ और यूज नहीं हो रहा है। साइन कोसाइन ये सब फॉर्मूले अभी यूज नहीं हो रहे हैं, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। केवल ये चार यूज हुए हैं जो ऊपर हमने करा है, देखो ध्यान से, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। सर अच्छा यहाँ तो टी लिखा है, आप तो एक्स बता रहे हो, तो यहाँ टी लिखा है तो यहाँ डी टी भी लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है तभी डी एक्स लिखा है ना। इसीलिए तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। जब टी था और यहाँ डी एक्स था तो वो तो हो ही नहीं पा रहा था इंटीग्रेट, इसीलिए इतना सब तामझाम करा हमने। बोलो, क्या अभी क्लियर हुआ सबको ये चीज यहाँ तक? इज देयर एनी स्पेसिफिक डाउट इन दिस टिल नाउ? जल्दी 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 बताना पड़ेगा। क्लियर नो सर है या डाउट नो सर है, कि नो डाउट? क्लियर हो गया, ओके। साहिल, लिमिट वाला पार्ट, ओके। लिमिट वाला पार्ट हमने क्या बोला? लिमिट वाला पार्ट यार बहुत आसान होता है। नॉर्मली ना दिक्कत क्या होती है, हम बिना समझे जब लिमिट डालते हैं ना तब जिंदगी में हर बार दिक्कत देता है। मैंने क्या बोला, पहली चीज तो ये समझना कि अगर यहाँ x लिखा है तो लिमिट x पे लगेगी, अगर यहाँ पर इवेंचुअली dt लिखा है तो लिमिट t पर लगेगी। ठीक है, t पर लिमिट। हमें बोला गया फाइंड द वर्क डन इन 2 सेकेंड। मोशन स्टार्ट हो रहा है, जब मोशन हमारा स्टार्ट हो रहा है जहां से, वो हमारा है टी इज इक्वल टू जीरो, जहां पर वो खत्म हो रहा है वो है हमारा टी इज इक्वल टू टू, इसलिए हमारी लिमिट आ रही है जीरो से टू। सर वी कैन मल्टीप्लाई बाई थ्री टी एंड डिवाइड बाई थ्री, वाई, विच वन, विच पार्ट यूर से? अच्छा, पहले लिमिट वाला पार्ट किसको डाउट था? साहिल, इज दैट क्लियर नाउ? लिमिट वाला पार्ट जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है और जहां पर मोशन खत्म हो रहा है ना, उन दोनों के बीच हमारे पास लिमिट लोअर से अपर आती है। किसी को और डाउट? हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। यार पता है, एक बार अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, व्हेनेवर माय लेक्चर इज दैट प्लीज पुराना वाला ना एक बार रिवाइज करके आओगे ना, फिर थोड़ा सा हमारा जल्दी होगा। अल्टरनेट मेथड तो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इज पार्ट ऑफ मैथ्स यार, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल हो तुम वैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट मैथमेटिकल पार्ट, वी आर कंसर्न्ड अबाउट फिजिक्स। अगर अगर तुम दूसरे तरीके से इंटीग्रेट करना चाहो, इज परफेक्टली फाइन, है ना। बट देखना यार उत्तर तो सेम आए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आए, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट, हमें अब थोड़ा सा वेरिएबल फोर्स के बारे में आइडिया लग गया। वेरिएबल फोर्स दो टाइप के होते हैं, या तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी हो सकते हैं या फिर पी के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे ही हमारा एक फोर्स है जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स। क्या सबको ये पता है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? इज देयर एनीवन जिसको ये नहीं पता हो कि स्प्रिंग फोर्स ही क्या होता है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। किसी, इज देयर एनीवन जिसको स्प्रिंग फोर्स के, स्प्रिंग फोर्स सुना ही नहीं है, एफ इज इक्वल टू के एक्स क्या होता है? अच्छा, क्लास में स्प्रिंग फोर्स बताया गया है ना एक बार, कि व्हाट इज अ स्प्रिंग फोर्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स। बोलो, सपोज ये मेरे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया गया है मुझे के बराबर। ठीक है, अगर मुझे स्प्रिंग को खींचना है, सपोज स्प्रिंग एक जगह पे दीवार पे मैंने बांध रखी है। अच्छा, ओके ओके, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? अच्छा, स्प्रिंग फोर्स कौन सा स्प्रिंग है? जो पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, राइट, है ना? आई डोंट नो इसके अंदर है कि नहीं, इसमें तो नहीं है यार। अरे यार समझ जाना यार, स्प्रिंग जो नॉर्मली स्प्रिंग होती है जो पेन के अंदर होती है, अगर मुझे सपोज मैं स्प्रिंग एक जगह पे मैंने फिक्स करी और उसको मैं खींचना चाह रहा हूँ, राइट, तो मैं ये समझ में आता है कि स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाती है पीछे की तरफ। अगर सपोज मुझे आगे ले जाना है, मैं स्प्रिंग पे कैसे फोर्स लगाऊंगा? आगे की तरफ, और स्प्रिंग मुझ पे कैसे फोर्स लगाएगी? पीछे की तरफ।
क्या ये चीज सबको समझ में आती है? अगर मैं तुमसे बोलूं स्प्रिंग को मैं एक्स लेंथ खींचना चाह रहा हूँ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये हमारे पास यहां से मैं यहां तक आना चाह रहा हूँ, ठीक है। कितना खींचना चाह रहा हूँ मैं स्प्रिंग को? एक्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है वो उस डायरेक्शन में लगाती है सच दैट कि हमारा स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आ जाए। कितना फोर्स लगाती है? के एक्स। और हम कैसे फोर्स लगा रहे हैं? आगे की तरफ। तो स्प्रिंग जितना फोर्स मुझ पे लगा रही है पीछे, उतना ही फोर्स मुझे कम से कम आगे लगाना पड़ेगा, तभी तो मैं आगे मूव कर पाऊंगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली एक्सटर्नलिज्म इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो कैन आई से, अच्छा ये थोड़ा सा आप समझ लेना, स्प्रिंग फोर्स को ना नॉर्मली माइनस के एक्स से लिखते हैं। माइनस के एक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा पार्टिकल आगे है ना, हम अगर उसको आगे खींच रहे हैं तो मुझ पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। मुझ पर मतलब स्प्रिंग की वजह से मेरे पर, है ना, इसलिए वो माइनस साइन ये हमको बताता है कि इट इज रीस्टोरिंग इन नेचर। रीस्टोरिंग इन नेचर, रीस्टोरिंग का मतलब क्या है कि अगर ये तो तुम्हारी रबर बैंड वाला काम है, रबर बैंड को तुम खींचो छोड़ो तो तुरंत वापस आ जाती है ना। रबर बैंड को हम दबाने वाला काम नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे स्प्रिंग बता रहा हूँ। सो रबर बैंड को खींचना और स्प्रिंग को खींचना इज एग्जैक्टली द सेम, बट रबर बैंड को दबाना और स्प्रिंग को दबाना इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि रबर बैंड दबाते हो तो स्लैक हो जाती है, स्प्रिंग दबाते हो तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में वापस आने की कोशिश करती है। सो इट इज रीस्टोरिंग इन नेचर, है ना। ये माइनस साइन बस केवल इतना बताता है। क्या ये चीज अभी स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया कि व्हाट इज अ स्प्रिंग फोर्स? और ये क्या होता है कि कई स्प्रिंग होती है जिनको खींचना मुश्किल होता है, कई स्प्रिंग होती है जिनको इजी होता है। सो के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये हमें नॉर्मली प्रॉब्लम में दिया जाता है और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। बोलो क्लियर है ना ये? जल्दी बताओ। तो आइडिया क्या है, मतलब इस चीज का आइडिया इज यार वेरी सिंपल। व्हाट इज दैट कि यार अगर हमें पूछा जाएगा स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन बताओ, नाउ द प्रॉब्लम विद इज कि यार ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं कितना खींच रहा हूं, जितना ज्यादा तुम स्प्रिंग को खींचोगे स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी। दैट इज द होल आइडिया, और उसी पे ही हमको प्ले अराउंड करना है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा ये कौन है? ये एक्सटर्नल इंसान है, ई एक्स टी लिख रहा हूं मैं एक्सटर्नल के लिए, एस पी लिख रहा हूं मैं स्प्रिंग के लिए। अगर मुझे पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन, अच्छा हम यहाँ पे दो वर्ड यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड एक्सटेंशन स्प्रिंग के लिए, वन इज कॉल्ड कंप्रेशन। एक्सटेंशन वर्ड यूज होता है जब हम उसको खींच रहे हैं, कंप्रेशन वर्ड यूज होता है जब हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग बाय अमाउंट एक्स, एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग बाय, अच्छा एक्स हम जनरल के लिए लिख रहे हैं, लेट्स हम राइटिंग हियर इट इज एक्स नॉट, कि हम अगर स्प्रिंग को एक्स नॉट खींचना चाह रहे हैं अपनी अच्छा जब स्प्रिंग बिल्कुल खींची हुई नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो एक्स क्या होता है? हमारा नेचुरल लेंथ से, सपोज हमारी नॉर्मल स्प्रिंग पड़ी हुई है तो उसकी लेंथ इतनी है, जब हमने उसको खींचा तब उसकी लेंथ इतनी हो गई। स्प्रिंग फोर्स केवल उसकी एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द उसके हिसाब से लगता है, मतलब कि अगर हमारे पास उसकी लेंथ एल नॉट इज द नेचुरल लेंथ, जब जितना ज्यादा खींचोगे बट जितना एक्सटेंशन होगा उसी के हिसाब से स्प्रिंग फोर्स लगता है। ये सब बेसिक चीजें स्प्रिंग फोर्स के बारे में जो तुम्हें याद रखनी है अब से, अगर जस्ट इन केस अगर तुम्हें नहीं पता था, और अब मैंने सारी चीज बता दी है, तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस। स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? स्प्रिंग फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन सच अ वे दैट इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर हम खींच रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स उसको वापस लाएगा, अगर हम उसको दबा रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स उसको नॉर्मल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। इज दैट क्लियर? हमसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स,
एक्सटर्नल फोर्स कैसे लग रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द स्प्रिंग फोर्स। तो कहना है से वर्क डन हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन पढ़ा है कि यार वो होता है एफ डॉट एस अगर फोर्स कांस्टेंट हो। क्या यहाँ पे सर फोर्स कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं 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 नहीं। यहाँ पे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, ये किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है, बट वो एक्स तो वेरिएबल है। जितना ज्यादा मैं खींच रहा हूँ उतना ही ज्यादा मुझ पे फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स इज वेरिएबल। तो हमने क्या पढ़ा, अच्छा तो फिर हमने पढ़ा है फॉर्मूला सर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है। ठीक है, एफ की जगह मैंने लिखा के एक्स और dx की जगह dx। हम कितना खींचना चाह रहे हैं, t इज इक्वल टू जीरो या x इक्वल टू जीरो से स्प्रिंग स्टार्ट हो रही है, और फिर हम खींच कब तक रहे हैं, जब तक उसकी लेंथ बढ़कर x नॉट ना हो जाए। तो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी दो तीन पार्ट करने वाले हैं इसके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। So can I say now the work done by the spring is coming out to be what? Integration f dx। f का काम कौन कर रहा है, kx dx। तो हमारे पास अच्छा के कांस्टेंट, अभी अभी बताया कि के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, अभी अभी बात करी, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो कहना है से ये आ जाएगा के नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर। व्हाट इज एक्स नॉट, कोई एक रैंडम नंबर लिया मैंने, है ना, क्योंकि एक्स हम जनरल को बोल रहे हैं, एक्स नॉट इज सम वैल्यू, 5 मीटर 10 मीटर वट जो भी, है ना, एक अलग। एक्स नॉट की जगह कुछ और लिख लो, ए बी सी डी लिख लो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा मूव कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो लिखा है बस। एक्स नॉट नॉर्मली हम ऐसे यूज करते हैं, मतलब कि अगर हम एक्स वेरिएबल होता है तो हम इन जनरल लिखने के रिस्पेक्ट में हम उसको एक्स नॉट लिखते हैं। बोलो अभी क्लियर हो रहा है। सो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। यहां तक सबको समझ में आई कहानी, बोलो 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 बोलो, क्विकली 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 टेल मी, समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ यार प्लीज क्विकली टेल मी, इज देयर एनी डाउट इन दिस। ओके, अब यहाँ पर ना कंफ्यूजन करता है, यहाँ पे मैंने बोला अगर सेम चीज, सेकंड पार्ट सुनना है ध्यान से, अगर मुझे पूछा जाता फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, वर्ड लिखा है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं तुमसे पूछा फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय एन एंगल, सॉरी बाय एंगल कहाँ से आ गया, व्हेन स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड बाय एक्स नॉट। सेम ही चीज पूछी सर, आप सेम चीज को दो बार क्यों पूछ रहे हो, पूछने का तरीका अलग है, समझना। यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछा था, अब मैं पूछ रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। तो मैंने बोला अच्छा स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आ रहा है, इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ। सर फिर से आप इंटीग्रेशन लिख रहे हो, कैन आई से बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल, हमारे पास है क्या, ये एफ डॉट है ना, ऐसे आइडियली देखा जाए तो यहाँ पे डॉट है। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्या हमारा स्प्रिंग भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो एक टर्म जो मैंने मिस आउट करा यहाँ पर वो था कॉस जीरो का। यहाँ पर क्या आएगा, एफ स्प्रिंग फोर्स डीएक्स इंटू कॉस 180 आएगा। क्यों यार, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। सो कैन यू सी द एंगल बिटवीन देम इज कमिंग आउट टू बी 180 नाउ। तो कहना है से यहाँ पर जो सेम आंसर देखो ध्यान से बिल्कुल एग्जैक्टली क्या, अच्छा एक बार पहले आंसर देखो, स्प्रिंग फोर्स हमने बोला के एक्स डीएक्स कॉस 180 मेरे पास होता है -1। वाई एम राइटिंग कॉस 180, क्योंकि हमारा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे और स्प्रिंग कहाँ जा रही है, आगे, इसलिए वो माइनस का फैक्टर आ रहा है। माइनस का फैक्टर मतलब कॉस 180 का, कॉस 180 हमारे पास ऑलरेडी -1 होता है। बोलो इज दैट क्लियर नाउ। और कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये काम, जीरो से एक्स नॉट, माइनस को ऐसे का ऐसे छोड़ा, ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, बचा के अंदर एक्स डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से एक्स नॉट। एक्स नॉट फिर से अगेन एम रिपीटिंग, एक्स नॉट इज नथिंग बट कोई एक वैल्यू जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में है। तो कहना है यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू के बराबर। जल्दी बताओ क्या यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। वाई डू वी टेक जीरो, विच जीरो, अरे जब हमारा स्टार्ट हुआ तब हमारी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है, उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। एक्सटेंशन क्या होता है, उसी को हम एक्स बोलते हैं। जब एक्सटेंशन ही नहीं है तो एक्स की वैल्यू जीरो है, जब वो खींच गई तो एक्स की वैल्यू एक्स नॉट है। जल्दी बताओ अभी क्लियर हो रहा है।
अच्छा ध्यान से देखो, राइट इट डाउन एक बार, अच्छा टेक 2 मिनट्स एंड राइट इट डाउन आराम से, इसको लिखो पूरा, जितनी चीज लिखी है यहाँ पर, है ना, उसको लिखो यहाँ पे प्रॉपरली। राइट दिस थिंग डाउन प्रॉपरली। एंड सी, हमारा दो अलग अलग चीजें पूछी गई, क्यों? क्योंकि वर्क डन हमने पढ़ा ही ये है कि वर्क डन तभी डिफाइंड है जब मुझे बताया जाए भाई इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। मुझे अगर बोल दिया जाएगा कि वर्क डन बताओ, मुझे नहीं बोला किसका है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट, है ना। हमें स्पेसिफिकली अलग अलग फोर्सेस के वर्क डन अलग अलग तब पता लगेंगे जब मैं हर एक को अलग अलग डील करूंगा। तो मैंने जब एक्सटर्नल फोर्स का निकालना था तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को यूज किया, जब स्प्रिंग फोर्स का निकालना है तो मैंने स्प्रिंग फोर्स को यूज किया। स्प्रिंग फोर्स में ध्यान देने वाली बात ये थी कि फोर्स पीछे लग रहा था और पार्टिकल हमारा या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्प्रिंग वो हमारा आगे जा रहा था। इसलिए हमारे पास, ये हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात करी थी कि अगर दो वेक्टर हमारे पास एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल इज गिवन बाय 180, और ये हमारे पास cos 180 का टर्म आता है। बोलो, क्या ये चीज क्लियर हो रही है अभी सबको? जल्दी 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 बताओ, थोड़ा सा हम एक चीज और करना चाहते हैं फट से जल्दी। एक्सटर्नल फोर्स के एक्स कैसे होगा? अगर मैं तुमसे बोलूं स्प्रिंग को मैंने खींचा, स्प्रिंग मुझ पे अगर के एक्स फोर्स पीछे लगा रही है और मुझे स्प्रिंग को आगे ले जाना है, तो कम से कम मुझे सेम अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा आगे। मैं तुमसे बोलूं कोई इंसान मुझे 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है मेरे एक हाथ से, ठीक है, और दूसरा इंसान, है ना, मुझे बोल रहा है कि नहीं आगे चलना है तुम्हें, तो उसे कम से कम 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। 5 मतलब 5.0000001, हल्का सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी मैं आगे जाऊंगा। तो अगर स्प्रिंग मुझ पे पीछे फोर्स लगा रही है कि एक्स का, तो एक्सटर्नल एजेंट को एग्जैक्टली सेम अमाउंट का फोर्स आगे लगाना पड़ेगा सच दैट स्प्रिंग आगे जाए। इसलिए वो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड वाइज हम बराबर लेते हैं। एक्सटर्नल में एंगल क्या आएगा? जीरो लिखा ना यहाँ पे, कॉस जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो हमारा एंगल कितना होता है? जीरो। गेटिंग द आइडिया सबको? अच्छा, जिसको भी ना थोड़ी चीजें अगर पुराने डाउट हो रहे हैं, प्लीज गो बैक एंड सी दिस लेक्चर अगेन, है ना। जिस स्पेसिफिक चीज में, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि रैंडमली स्टार्ट वाचिंग द लेक्चर, है ना, जिस भी चीज में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, वो चीज कहाँ पढ़ाई गई है, सी और क्लास नोट्स, है ना, तो थोड़ा सा बेटर क्लियर होता चला जाएगा। बढ़िया आगे। ओके, हमने स्प्रिंग फोर्स देख लिया, हमने अब धीरे धीरे ना बहुत बढ़ते जा रहे हैं आगे। हमने ग्रेविटी स्टार्ट करा था, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन देख लिया, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन देख लिया, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन देख लिया। अगली चीज हमारे पास आ रही है वर्क डन बाय टेंशन। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। जितने फोर्सेस हमने पढ़े हैं हम सबके वर्क डन देखेंगे, है ना। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन हमने कहाँ सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? टेंशन, टेंशन सबसे पहले हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, है ना। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में टेंशन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो टेंशन फोर्स लगता कहाँ है? टेंशन फोर्स हमेशा ऐसे लगता है कि जिस भी रस्सी, टेंशन है क्या, किसकी वजह से आता है? रस्सी की वजह से। तो सबसे पहले एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अलग अलग जगह पे टेंशन अलग अलग हो सकता है। अच्छा एक्चुअली दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के से। फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिंपल, पुली वाला एग्जांपल, जो सबसे सिंपल एग्जांपल हमने पुली का पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि एक पुली होती है, उस पे दो ब्लॉक लटके होते हैं। सबसे सिंपल न्यूटन्स लॉ में जो पुली वाला प्रॉब्लम होता है वो ये वाला होता है, जहां पर एक पुली है और दो ब्लॉक उसके साइड में लटके हुए हैं, ठीक है। सपोज ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का है, ठीक है, 5 kg का ब्लॉक, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है? एक तो जब हम मासलेस पुली की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होता है? मासलेस पुली एंड मासलेस स्ट्रिंग, मतलब टेंशन जो भी होता है पूरी रस्सी में वो सेम होता है, यस, है ना। इस पॉइंट पे जितना भी टेंशन होगा वो हर जगह सेम होगा। बट अगर हम 10 kg वाले ब्लॉक की बात करें तो उस पर टेंशन ऊपर लगेगा, क्योंकि टेंशन इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। 10 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पर टेंशन कैसा लग रहा है? ऊपर। 5 kg का ऑब्जेक्ट, उस पर भी टेंशन ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि टेंशन इज अ फोर्स विच ऑलवेज 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 एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। हमें बोला गया है, अच्छा ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है हमारा, और क्या जरूरत पड़ेगी देने की? हाँ, हमें बोला गया सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब हमने इसको छोड़ा है, रिलीज
फ्रॉम रेस्ट। लेट्स से हमें ये वैल्यू दी गई है 2 मीटर। पहला पार्ट, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg ब्लॉक। अच्छा, 2 पार्ट में साथ में लिख रहा हूँ, उसके बाद 2 पार्ट और डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट इज फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg ब्लॉक। ओके, सोचो कैसे करेंगे। पहला काम, छोटी सी हिंट है, पहला काम हमने न्यूटन्स लॉ में इसका एक्सेलरेशन निकालना भी सीखा है, हमने दोनों का एक्सेलरेशन निकालना सीखा है, हमने दोनों का टेंशन निकालना भी सीखा है। टेंशन सेम ही है तो किसी का भी निकाल लो, हमारा काम चल जाएगा। फॉर फॉर यू फर्स्ट जॉब इज फाइंड आउट द टेंशन। वो टेंशन कैसे निकालते हैं याद करने की कोशिश करो अब। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस केस। जल्दी से सोचना पड़ेगा। जल्दी बताओ। अच्छा नहीं, जो तुम्हें मानो, एक्सेलरेशन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी नहीं, बट हो सकता है तुम्हें सॉल्व करने के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़े तब टेंशन। हमें टेंशन निकालना है। अच्छा, किसी को ये याद है क्या वैसे? ओके, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। किसी को ये याद है कि हमारे पास इस सेटअप को हम बोलते हैं एटवुड मशीन। ये जहाँ पर एक M1 होता है ना? एक नाम नाम तो हमें याद भी नहीं करना है, नाम से कोई लेना देना, जस्ट आस्किंग यू दिस। कि अगर एक M1 होता था, ये M2 होता था, ठीक है, ये पुली होती थी, पुली फिक्स होती थी, और हमें बोला जाता था कि यहाँ पर टेंशन निकालो, टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। सपोज M2 की वैल्यू ज्यादा है हमारे पास M1 से, तो क्या सबको ये याद है कि एक्सेलरेशन, इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट आस्किंग यू कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। ये चीज याद आ रही है क्या? जल्दी 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 बताओ बताओ बताओ। इज दिस थिंग इज गेटिंग क्लियर? ये चीज याद है सबको? एक्सेलरेशन इज गिवन बाय M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। यस, वेरी गुड, कूल। चलो, अगर ये याद है तो तुम्हें ये भी याद होगा कि इस पे हम फिर क्या बोलते थे? M2G इधर लग रहा होता था, T इधर लग रहा होता था, और ये अगर नीचे जा रहा है इस एक्सेलरेशन से तो हम लिखते थे M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार तुम्हारी तसल्ली के लिए, बट अगेन, और जब हम इस A की वैल्यू यहाँ पे डालते थे तो हम जस्ट चलेंगे, तुम ये दोबारा से करके देखना। T comes out to be twice M1 M2 upon M1 plus M2 into G के बराबर। तो T की वैल्यू ये आती है, आई एम टेलिंग यू। सर हमें कैसे बता? एक बार गो बैक एंड अगेन सी दिस थिंग कि ये टी की वैल्यू आती है ना? और ये तुम्हें दोनों चीजें ना इन जनरल प्लीज याद रखना है, ये क्योंकि ये कई बार कई प्रॉब्लम्स में यूज होता है, जस्ट रिमेम्बर। आंसर लोगों के अलग अलग आ गए हैं, बट गलत आए हैं। नो 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 नो, गलत आ रहे हैं। ओके, पहली चीज तो क्या हम पहले तो टेंशन का मैग्नीट्यूड निकाल ले? यस, निकाल लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला अगर सही है, इसने बोला सही, भगवान आए थे बताने और बोला कि सही है। ठीक है, फॉर्मूला इज ट्वाइस M1। एक M का काम कर रहा है 10 kg, दूसरे M का काम कर रहा है 5 kg अपॉन M1 प्लस M2, विच इज 10 + 5, और G का काम कर रहा है 10। आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 10, नॉट 9.8। ठीक है, ये कितना लिखा है? 200, नहीं सॉरी, 20 × 5 कितना हो गया? 100। 20 × 5 100 ना? हाँ, और एक 10 और लिखा है ये अपॉन 15। तो अच्छा, ये तो काफी गंदा वैल्यू हो गया। ओके, कैंसिल करते हैं। 5 से कैंसिल हो रहा है ना, तो ये आ रहा है 200 डिवाइडेड बाय 3। इतना न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, है ना? इतना वैल्यू इज द टेंशन का वैल्यू। फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया? फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg ब्लॉक। कहना है इस पे टेंशन लग रहा है ऊपर। अच्छा, क्या वो वैल्यू ऑफ टेंशन जो है वो कांस्टेंट आ रही है? हाँ, कांस्टेंट तो आ रही है सर। कांस्टेंट आती है तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज गिवन बाय F डॉट एस। इफ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, फोर्स का जो भी वैल्यू है अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, then can I say I can directly very well apply the formula F dot S, which is nothing but F into S into cos theta। ये अच्छा, अगर प्लीज अगेन, अगर किसी को अभी भी इस चीज में डाउट है, प्लीज गो बैक एंड सी द पहला वाला लेक्चर,
है ना, कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन इज गिवन बाय एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ का काम कौन कर रहा है, टेंशन। पहला वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg का ब्लॉक। 10 kg के ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है ऊपर, बट ब्लॉक तो जा रहा है यार नीचे, उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ। कहना से इन दोनों के बीच के एंगल 180 हो गया है, तो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट उनके बीच का एंगल हो गया है 180। तो कहने से कॉस 180 आएगा। टेंशन की वैल्यू कितनी है, 200/3। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है वो हमें गिवन है 2 मीटर, क्योंकि जब एक बार टकरा जाएगा है तो खत्म हो गई कहानी। डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, कॉस 180 कितना होता है, -1। तो कहना से इट इज कमिंग आउट टू बी -400/3 जूल। सोचो, और प्लीज ध्यान से, थोड़ा सा छोटू 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 कर रहा हूँ इसको, ये अगली चीज भी थोड़ी सामने समझ में आए। बताओ फटाफट, क्या ये समझ में आ रहा है दैट टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 100 kg ब्लॉक इज कमिंग आउट टू बी -400/3। माइनस का मतलब क्या, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है बट ब्लॉक हमारा नीचे जा रहा है। बोलो, किसी को डाउट लग रहा है यहाँ तक? तब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें डाउट क्या हो सकता है, जस्ट क्विकली टेल यू। डाउट होता है ये वाला, कि cos 180 कहाँ से आ गया। जस्ट सी द डायग्राम ऑफ व्हाट, जो हमारा 10 kg वाला ब्लॉक है उस पर हमारा टेंशन ऊपर है और ब्लॉक जा रहा है 2 मीटर नीचे। देन टेंशन वर्क डन इज गिवन बाय -400/3। सिमिलरली, अच्छा मैं सेकंड पार्ट करता हूँ और बेटर क्लियर होगा। सेकंड पार्ट, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg ब्लॉक। मैंने बोला 5 kg ब्लॉक कहाँ है, ये है, उस पर टेंशन ऊपर लग रहा है। अगर ये ब्लॉक 10 kg वाला ब्लॉक अगर 2 मीटर नीचे जा रहा है, तो कहना है 5 kg वाला ब्लॉक को फॉर श्योर 2 मीटर ऊपर जाएगा। रस्सी तो एक ही है ना, अगर एक पार्ट नीचे जा रहा है रस्सी का, तो दूसरे पार्ट को उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा, विच इज अ कंस्ट्रेंट थिंग, कि अगर ये 2 मीटर नीचे आया तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा। तो कहना से इस रस्सी को देखो, इस ब्लॉक को देखो, इस पे टेंशन जिस डायरेक्शन में, कहना से हमारे पास वो जा भी उसी डायरेक्शन में रहा है। कहना से मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, टेंशन फोर्स क्या है, एफ इन डॉट एस। एफ का काम कर रहा है टेंशन, डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, और कॉस की जगह आएगा कॉस इज 0। टेंशन कितना है, 400/3 मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन। सॉरी, टेंशन कितना आया था, 200/3, 400 कहाँ है, 200/3। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2 मीटर का, और कॉस 0 होता है हमारे पास 1। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ से, दैट वर्क डन ऑफ टेंशन ऑन 5 kg ब्लॉक इज एग्जैक्टली कमिंग आउट टू बी ऑपोजिट ऑफ जो पहले वाले का आंसर आया था। मतलब पहले वाला जो निगेटिव आया था, दूसरा वाला एग्जैक्टली पॉजिटिव आ गया। ऐसा क्यों हुआ, अगर तुम्हें याद हो न्यूटन्स लॉ में ये बताया जाता था, दिस टेंशन इज बेसिकली द इंटरनल फोर्स। अगर मैं 10 kg ब्लॉक को देखूं और 5 kg ब्लॉक को देखूं, अगर मैं रस्सी को ना सीधा कर दूं, मतलब सीधा मतलब हॉरिजॉन्टल कर दूं, समझना, रस्सी को मैं बोल रहा हूँ कि चलो हॉरिजॉन्टल करते हैं, रस्सी ने बोला ओके, ये, अरे यार 1 सेकेंड, ये अगर मैं ब्लॉक को ऐसा कर दूं, ये 10 kg का ब्लॉक और ये 5 kg का ब्लॉक, 10 kg के ब्लॉक पे टेंशन इधर लग रहा था, 5 kg पे इधर लग रहा था, तो ये इंटरनल फोर्स हो गया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, कि नेट इंटरनल फोर्स कभी भी हमारे पास वर्क डन उसका मिलाकर हमेशा 0 होता है। सो इसीलिए हमने इंडिपेंडेंटली पूछा गया था, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा -400/3 और इसका +400/3। बट अगर मुझे पूछा था फाइंड द नेट वर्क डन बाय द टेंशन, इट इज एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक अ इंटरनल फोर्स, है ना। इसीलिए हमारे पास ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को ऑपोजिट आ रहे हैं। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है अभी सबको? बताओ 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 बताओ। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स समझ में आ रहा है, कि टेंशन फोर्स पहली चीज की ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। अगर अवे फ्रॉम द बॉडी है, फिर हम उसको चेक करना स्टार्ट करते हैं, अच्छा कि अच्छा, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि तुम यार हमेशा हमारे पास कुछ हो रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 भी हो जाए, है ना। एक बहुत छोटू सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे हाथ में एक एक रस्सी है और एक पत्थर है, और मैं उसको घुमा रहा हूँ, है ना। तो तुमने सर्कुलर मोशन ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये हमारे पास रस्सी, रस्सी को मैं यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर एक ब्लॉक है, अगर उसको घुमा रहा हूँ, तो वो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमता है। क्यों घूमता है, क्योंकि उस पर टेंशन कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ लग रहा है, और वो जा इधर रहा है।
टेंशन इधर लग रहा है, जा कहाँ रहा है वो इधर। टेंशन जब वो ऊपर पहुंचा, टेंशन कहाँ लग रहा है, टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, जा रहा है इधर। कहना है से हर इंस्टेंट पे टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90। तो कहना है से इस केस में वर्क डन अगर मुझे पूछा जाता कि वर्क डन बाय टेंशन क्या है, तो कहना है से वो हमेशा जीरो आता। बोलो ये बात समझ आ रही है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमारे पास वेरिएबल होगा, बट आर यू गेटिंग द आइडिया कि हमें टेंशन पता करना पड़ेगा, ब्लॉक कहाँ जा रहा है पता करना पड़ेगा, और फॉर्मूला फिर से वही, गो बैक टू द पुराना वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस। अगर एफ कांस्टेंट है तो सीधे सीधे एफ डॉट एस, अगर नहीं है तो फिर हम उसको वेरिएबल करेंगे। बोलो क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है सबको बिल्कुल अच्छे से। बोलो 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 बोलो, सबको क्लियर हो गया ये वाली चीज। यस आई नो टाइम इज ओवर, जल्दी बताओ, क्लियर हो गई ये कहानी सारी अच्छे से। ओके, what your job is, please whenever you are coming for the next class, please first or second दोनों lecture you will revise, then come back for the class, because next class is the super important जहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम अलग अलग फोर्सेस के वर्क डन की बात करेंगे। एक और फोर्स बाकी है हमारे पास विच इज फ्रिक्शन का, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। तो तुम्हें पहले सब फोर्सेस के वर्क निकालने आने चाहिए, तब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाएंगे। तो जितने अलग अलग टाइप के फोर्सेस के वर्क बताए हैं, प्लीज गो बैक रिवाइज, अगर डाउट है तो सीधा लेक्चर अगेन। गेटिंग द आइडिया। बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक क्लियर है। सो प्लीज रिवाइज इट प्रॉपरली, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज डाउट पूछना, नो प्रॉब्लम, बट डोंट से कि सर पूरा लेक्चर रिपीट कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट। ओके, सो द पॉइंट इज नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू रिवाइज द बोथ थिंग, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। और किसी को अगर पुरानी चीज में डाउट है ना, कि थोड़ा सा ये वाली चीजों में अगर डाउट है, तो एक बार ना न्यूटन्स लॉ वाली चीजें देख लेना, दैट्स इट। ओके ओके, बाय एवरीवन, अलविदा, टिल वी मीट अगेन। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में यही इसी को कंटिन्यू करेंगे, बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो चलो चलो, बाय दोस्तों, मिलेंगे जल्दी।